Everyone, so good morning to all of you. Today we are going to cover budget 2025 environment related and geography related provisions in the 2025 बजट। तो इस बजट में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर इस रिलेटेड क्या प्रोविजंस रहे हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। इसका बजट 23-24 से भी कुछ बैकग्राउंड इंटरलिंकेज क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो लास्ट बजट में क्या आउटकम्स आए थे, क्या उसका मेंस और प्रीलिम्स में क्या रिलेवेंस रहा है वो भी हम इसमें चेकआउट करने वाले हैं। रही बात पूरा डिटेल बजट आपको पढ़ना है तो ज़रूर आप मृणाल पटेल सर के चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियोज़ देख सकते हो, जहाँ पे 2 से 3 वीडियोज़ उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें डिटेल बजट का बहुत ही कंप्रिहेंसिव कवरेज दिया है, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। इसके जो नोट्स वगैरह होंगे, तो वो आपको सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इसलिए सेशन को आप सुनने पे, समझने पे ज़्यादा फोकस करें, नोट्स आप बाद में भी निकाल सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे जाके आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे आप फ्री एक्सेस ले सकते हो जितने भी हमारे प्लस क्लासेस हैं। तो इस प्रोफाइल पे जाते हो तो यहाँ पे फ्री क्लासेस भी है और उसके साथ प्लस क्लासेस जो पेड कोर्सेस होता है, तो उनको 7 डेज का आपको फ्री एक्सेस है। आप पूरे लेक्चर जरूर चेक करिएगा और वहां पे एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव टू एनरोल फ्री फॉर ऑल पेड कोर्सेज फॉर 7 डेज। तो इसको जरूर देखें। बाकी जिनका इस बार प्रीलिम्स है उनके लिए अ, काफ़ी कम प्राइस में आपको एक क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो, जिसमें जीएस प्लस सीसैट दोनों होगा, विद टेस्ट सीरीज होगा, थ्योरी, करंट अफेयर्स इसमें सब कवर होगा। तो आज इसका लास्ट डेट है एनरोलमेंट के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हो एंड 7 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी जिनका 26-27 अटेम्प्ट है, उनके लिए भी अ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे बजट 23-24 में। अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स आए थे, जैसे सप्तर्षि 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने मेंशन किए थे और जिसमें एनवायरनमेंट का एक टॉपिक था, जिसमें आपने लास्ट ईयर देखा होगा मिष्टी वगैरह स्कीम थी, अमृत धरोहर, जो इस बार भी आपको इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है वो देखने को मिलेगा। मतलब प्रोग्रेस भी दिखेगा और दूसरा इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। इवन पीएम प्रणाम नाम से एक स्कीम थी जो एग्रीकल्चर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम रही, उसके अपडेट्स हम देखेंगे। इवन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोग्राम है, उस बारे में भी हम डेवलपमेंट देख सकते हैं कि जो पिछले साल भी थे, इस साल भी है। तो इसलिए हर बजट हम कहीं न कहीं देखते हैं कि इंटरलिंकेज होता है, उसमें डेवलपमेंट क्या हुए, वो आपको समझ में आता है। तो चाहे आपका कभी-कभी अटेम्प्ट हो, बट आपको हर साल बजट देखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं बजट 2025 में एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे। तो देखो बजट में आप देखोगे उसके इंडेक्स में टॉपिक नंबर 10 जो दिया है उन्होंने क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एडॉप्शन मैटर्स के बारे में दिया है। उसमें हमारा सभी को पता है कि सब हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे देश को डेवलप कंट्री का एक स्टेटस या उस लेवल की ग्रोथ हमें 2047 तक हमें अचीव करनी है। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। बट जैसे आप जानते हो कि डेवलपमेंट करते टाइम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं टारगेट कि 27 में हमें सिर्फ डेवलप नहीं होना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलप होना है। ये हमने टारगेट किया है और उसमें भी एक एडिशनली हम देखेंगे तो इंडिया को नेट ज़ीरो 2070 तक होना है। उस बारे में भी हमने मेंशन किया। वो क्या है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड हमने चैलेंज अगर देखेंगे तो हमारे बजट में हमने जो एडॉप्शन के पॉइंट्स है वो ऐड किए हैं, वो क्या है? एनसीक्यूजी नाम से कांसेप्ट है, वो कहाँ से आई, क्या आई, वो भी हम आगे देखेंगे। जिसमें हम $3 बिलियन का जो प्रोजेक्ट हम या $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट डेवलप कंट्री से आया वो बहुत कम है एडॉप्शन के लिए, तो इसमें इंडिया क्या कहता है वो हम आगे देखेंगे। इस बजट में हमने देखा है कि मिशन लाइफ के बारे में भी कुछ बताया गया है, वो लाइफ मिशन क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे शुरू पहले पहले शुरू करते हैं मिशन लाइफ के बारे में। तो लाइफ इनिशिएटिव क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया ने ये सबसे पहली बार कांसेप्ट अगर कहीं पे रखी थी, यूएनएफसीसीसी की जो मीटिंग हुए थे कॉप 26 का मीटिंग 2021 में, वहां पे हमने पंचामृत टारगेट्स रखे थे। जो पंचामृत टारगेट्स आप देख सकते हो, जैसे हमें नेट जीरो इमिशन होना है, ये पहली बार हमने यहाँ पे ऑफिशियली पंचामृत टारगेट्स में डिक्लेयर किया था 2021 के ग्लासगो समिट में। उसके बाद इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट जनरेट करेगा, जो कि इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी नीड्स होगा। उसके साथ हमने 1 बिलियन टन का इमिशन कम करेंगे। जीडीपी में ग्रोथ करते टाइम हम जो भी लॉस होता है जीडीपी को, वो 45% तक हम कम करेंगे, जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। तो ऐसे कुछ हमने पंचामृत रखे थे, जिसमें से एक देख रहे हो आप नेट जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट।
एंड 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम जनरेट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं। तो इसी के साथ हमने इस लॉन्च के साथ इन एडिशन टू पंचामृत टारगेट इसी मीटिंग में 2021 में हमने लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें हम क्या कहते हैं कि सबको अपने लाइफ में ऐसा चेंज करना है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चेंज हो। माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एनर्जी बाय पीपल इंस्टेड ऑफ माइंडफुल एंड वेस्टफुल कंजम्पशन। तो सिंपल तौर पे कहूं तो जब भी हम अपने अपने लाइफ में ऐसा चेंज करें जहां पे हम फ्यूल का कम से कम यूज करें, उसके बाद पावर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से मिनिमाइज यूज करें, तो ऐसे खुद के लाइफ में हम चेंजेस करें जिससे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहेगी। उसी को उन्होंने बजट में देखो इस प्रकार से मेंशन किया है कि लाइफस्टाइल चेंज बाय 13% ग्लोबल पॉपुलेशन कैन रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 20%। मतलब सिर्फ इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कम्युनिटी लेवल पे एफर्ट्स तो लेने ही हैं, अभी तक हम लेते ही आए हैं, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे आपके लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हो? अगर 13% लोगों ने अगर वर्ल्ड वाइड अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज किया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया, जहां पे हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, ऐसी कुछ चीजें अगर करते हैं, तो आप देख रहे हो कि इमिशन 20% से रिड्यूस हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग 20% से रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद अवॉइड 90, अगर देखो, अगर हम हमारे फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो फूड सिक्योरिटी डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आएगी। एचवाईवी सीड्स हम लेंगे, मल्टी मतलब पर हेक्टर यील्ड हम बढ़ाएंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, बट उसी के साथ ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेस्टेज भी कम करो। तो अगर फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 केजीज ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन, तो इतना अगर हम फूड वेस्टेज कम करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी बन सकती है, या और फूड सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस है वो कम हो गए। इवन हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज नाम से एक हम आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज हम इंडिया का बढ़ाते हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड या वेजिटेबल्स हो गए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, फूड वेस्टेज कम होगा, मार्केट में सप्लाई अच्छा रहेगा, और डिमांड सप्लाई मैच हो पाएगा, और जिससे फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। इवन देखो कारपूल, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट बताया उन्होंने कि कारपूल करते हो, जैसे आप बहुत ही मतलब अकेले कहीं कार से जा रहे हो, बट अगर कारपूल ये कंसेप्ट आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हो, तो इसमें देखना पर डे 380 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल इन इंडिया बच सकता है। मतलब इतना यहाँ पे 7,80,000 राइड्स पर डे सेव्स 380 मिलियन ऑफ लीटर्स। मतलब इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होगा, इंपोर्ट बर्डन भी कम होगा। मतलब बेसिक चीज है, ये लाइफ स्टाइल की एक बेसिक चीज है कि जो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करी है। रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ न्यूज पेपर अवॉइड 25,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्टेज। जो आप जानते हो कि वाटर सिक्योरिटी या वाटर स्ट्रेस इंडिया में बहुत एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा है। तो वाटर स्ट्रेस अगर कम करना है, तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी हम एड्रेस कर सकते हैं कि जिसमें रिसाइकिल करें हम पेपर को, एक्सेट्रा। तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहां से आई थी, तो ये आई थी COP26 2021 का मीटिंग जो ग्लासगो में हुआ था, यूके में। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने ये कंसेप्ट रखी थी। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहली बार ऐसा कोई कंसेप्ट कहीं पे रखा गया था, और जो काफी वर्ल्ड लेवल पे इसको एक्सेप्ट भी किया गया, काफी लोग इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये था हमारे बजट में एनवायरमेंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दूसरा है देखो कि हमने एनसीक्यूजी नाम से एक पॉइंट पढ़ा। ये सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, एनसीक्यूजी। तो ये क्या है एक्चुअली? तो देखो COP29 को उन्होंने, मतलब जो अभी बाकू में मीटिंग हुआ था, बाकू अजरबैजान में, वहां पे इसको डेजिग्नेटेड एज फाइनेंस कॉप भी कहा गया, कि जहां पे फंड्स के लिए बहुत डिमांड होती रही, और उन्होंने कहा टू फोकस वाज टू एस्टैब्लिश एनसीक्यूजी। एनसीक्यूजी मतलब नी कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है, वो क्या है, जो कि सपोर्ट कर रहे क्लाइमेट एक्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड चेकआउट करना होगा। आपको बताया कि 2010 में यूएनएफसीसीसी का एक मीटिंग हुआ था कैनकुन, मेक्सिको में। वैसे तो ये कंसेप्ट कोपेनहेगन में आई थी 2009 में, कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, कि जहां पे $100 बिलियन की जो धनराशि है, $100 बिलियन का जो फंड है, बाय 2020 ये डेवलप कंट्रीज क्या करेंगे, बाय 2020 2020 तक $100 बिलियन इतना फंड डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग या नॉन डेवलप देशों को देंगे फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अडॉप्शन। मतलब क्लाइमेट चेंज से जो इंपैक्ट होते हैं उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, रेजिलियंस बढ़ाने के लिए $100 बिलियन देंगे 2020 ऑनवर्ड्स। बट ऐसा कोई फंड कभी रिलीज हुआ नहीं है, उतने फंड्स हमेशा शॉर्ट होते रहे। फिर बाद में देखा हमने कि 2021-22 तक जब फंड नहीं आता है, तो जब 2022 में मीटिंग होती है शर्म एल शेख, COP27 जिसको हम कहते हैं, 2022 की मीटिंग,
इजिप्ट शर्म एल शेख में होती है। तो वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ कहते हैं कि जो $100 बिलियन तब बोला गया था वो वैसे भी शॉर्ट है। वैसे तो वो भी नहीं मिल रहा है, बट जो भी आपने बताया वो भी शॉर्ट फंड है। अब ये फंड जो होगा टोटल क्युमुलेटिव फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट अभी होगी, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की है, वो 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स 2030 तक इतनी डिमांड होने वाली है। तो आप जो $100 बिलियन दोगे वो बहुत कम है। और इसमें अभी तक आपकी एक एब्सेंस थी डेफिनिशन की कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो आप देने वाले हो, तो वो क्या कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस कंट्री को जाएगा, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जाएगा, वो क्लियर नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज मिलके डिसाइड करते हैं कि 2024-25 तक हम एनसीक्यूजी एक नाम से एक फंड बनाएंगे, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट एक बनाएंगे, जहां पे अब ट्रिलियंस में पैसे डालना एक्सपेक्टेड है। आप देख सकते हो डाउन टू अर्थ में भी एक आर्टिकल आया था कि दिस एनसीक्यूजी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस इज एक्सपेक्ट टू बी फाइनलाइज्ड बाय 2024, जबकि ये भी नहीं हुआ। अब आने वाले 2025 की मीटिंग्स में होप्स है कि अब कुछ तो डेवलपमेंट हो। मतलब इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि 2024 का जो बाकू का मीटिंग हुआ था अजरबैजान का, उसको फाइनेंस गोल्स भी कहते हैं, या फाइनेंस को लेके बहुत टारगेट किए थे, इनको प्रेशराइज किया था। तो ये जो हम देख रहे हैं इसको 100 बिलियन को अब वो ट्रिलियंस में डिमांडेड है। अब वही देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल मोबिलाइजेशन ओनली 300 बिलियन एनुअली बाय 2035, ये करने का, ये राशि मुहैया करने का वादा जो है वो डेवलप कंट्री कर रही है कि हम 300 बिलियन देंगे, जबकि अब एडॉप्शन की जो कॉस्ट है वो ट्रिलियंस में जा जा चुकी है और आप दे रहे हो बिलियंस में। तो हमारे बजट में फिर हमने बोला कि ये तो कुछ देने से नहीं रहे, हमें ही अपना अपना कुछ ना कुछ फंड्स निकालने होंगे अपने बजट से, जो हम एडॉप्शन के लिए यूज करें, जो हमें क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट हो रहा है हमारे भारत पे, तो वो हमें खुद ही दिखना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ फंड्स हमने यहाँ पे रिलीज किए हैं। और जबकि डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो अपने कमिटमेंट्स नहीं संभाल रही है। हमने बजट में क्लियर बताया कि मिस अलाइनमेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट देखा जा रहा है। जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उन्होंने बहुत चीजें कमिट की थी, बट वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अनविलिंगनेस ऑफ एफ्लुएंस डेवलप नेशन टू अज्यूम देयर इक्विटेबल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द इमिशन रिडक्शन एंड मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्टोरिकली उन्होंने इतना इमिट किया, इतना डैमेज किया पूरे अर्थ को, जो अब हम उनको कंपेंसेट करना चाहिए, जिसकी भरपाई देनी चाहिए, जो इस पैसे में हम देख रहे हैं ट्रिलियंस में, वो उसके फ्रैक्शन में देखा जाए तो बहुत कम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपना हमें दिखना पड़ेगा, इंडिया को अपने अपने एडॉप्शन खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये डिस्कशन इस मीटिंग में रहा, मतलब इस बजट में रहा। अगर आपको थोड़ा और डिटेल देना है, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर में हम ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे आप जाके सर्च करो कन्वेंशंस, यहाँ पे मेरा ये सेकंड प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, जिसमें मैंने पूरा कवरेज लिया है, यूएनएफ ट्रिपल सी का पूरा बैकग्राउंड क्या रहा है, कॉप 27 की मीटिंग क्या थी, इवन रिसेंट बाकू की मीटिंग जो है उसके आउटकम्स दिए, तो उसको जरूर प्रीलिम से पहले जरूर देख लो, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मीटिंग्स क्या है या ये टॉपिक क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो हमने और एक चीज देखी कि आईएनडीसी टारगेट, एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, जो पेरिस मीटिंग में रखे गए थे, जिसको हमने बाद में 2021 के ग्लासगो मीटिंग में बढ़ाया और उसको हमने कहा पंचामृत टारगेट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। उसमें हमने एक टारगेट देखा कि पंचामृत में 50% ऑफ टोटल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या पावर है, उसका हम क्या करने वाले हैं, रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट करेंगे। मैं फिर से दिखाता हूं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो 50%, ये सेकंड एंड थर्ड टारगेट देख लो कि 50% ऑफ टोटल हमारी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे या नॉन फॉसिल बेस से हम करेंगे, ऐसा हमने वादा किया। मतलब कोल को हम कम करेंगे तो इमिशन कम हो जाएगा, एंड टोटल 500 गीगावाट हम जनरेट करने वाले, ऐसा भी हमने यहाँ पे कहा है। तो उसमें क्या प्रोग्रेस रहा है, तो देखो, तो जनरेशन ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल हमने अभी तक 46.8% अचीव भी कर लिया। जो 2030 तक हमें कितना करना है, 50% ऑफ टोटल एनर्जी हमें किससे जनरेट करनी है, रिन्यूएबल सेक्टर से। तो उसका हमने 46.8% अचीव कर लिया लगभग नवंबर 2024 तक। तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। बस हाँ, एक चैलेंज जरूर है कि जो शायद यहाँ पे छुपाया गया है, बट आपको वो पता होना चाहिए कि हमारी अभी 200 गीगावाट ही अचीव हुआ है 2024 तक। मतलब 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव हुई है, और जो कि हमें करनी कितनी है, 500 गीगावाट। तो उस टारगेट में हम कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट है, और ये आने वाले 5 साल में हमें 300 गीगावाट बढ़ानी है। तो दैट इज रियली डेफिनेटली अ चैलेंज। तो ये आप कहीं ना कहीं साइड में पता रहने दो कि वो टारगेट हम अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं। और इस सब से अगर हम देखेंगे तो कंपैरिजन करें, तो कोल से हमारी अभी 46% पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है,
उसके बाद जो नंबर लगता है देखो, क्रोनोलॉजी में शायद क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट कोल से आती है, सेकंड है आपका सोलार से आती है, उसके बाद आप देखो विंड एनर्जी से आती है, उसके बाद देखो तो एचईपी प्लांट से आती है। तो एटलीस्ट 4 तो पता रहने दो कि सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट, फिर सोलार, फिर विंड एंड फिर एचईपी प्लांट्स। उसके बाद एकदम कम लेवल पे देखोगे तो 1.8 न्यूक्लियर है, कुछ गैस से 5.4 है, लिग्नाइट वगैरह कोल होता है उससे 1.4 है, डीजल वगैरह से, फिर बाकी कम ज्यादा है। बट ये 4 पता रहने दो, कोल, सोलार, विंड एंड एचईपी प्लांट्स। बाकी हम रहे बात फॉरेस्ट की, तो अभी रिसेंटली एक इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2024 का, जिसमें आपने देखा होगा 25% तक अपना फॉरेस्ट जा चुका है। 25.12% है, बट 25% आप याद रख सकते हो, जहां पे हम फॉरेस्ट भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं इंडिया का। और जिसमें हमने देखा है कि 2.29 बिलियन टन ऑफ CO2 हैज बीन क्रिएटेड, मतलब CO2 सिंक हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन दिस लास्ट कुछ 20 ईयर्स में, मतलब 2005 से लेके 2023 तक। तो टारगेट क्या था अपना? तो पंचामृत टारगेट जब हमने पेरिस में रखा था, उसमें हमने कहा था 2.5 टू 3 बिलियन टन हम CO2 सिंक क्रिएट करेंगे बाय 2030। तो उसका लगभग हम टारगेट के बहुत क्लोज है, और जो शायद हमारा नेक्स्ट 5 साल में हो भी जाएगा। तो ये टारगेट भी हम, अफॉरेस्टेशन का टारगेट, फॉरेस्ट बढ़ाने का टारगेट हम काफी अच्छे से बढ़ा रहे हैं। इसमें हम अरावली प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं, जो पोरबंदर टू दिल्ली तक अरावली रिज जो भी है अपनी, तो वहां पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जहां पे हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, कि कुछ स्कीम पे हाईलाइट किया है, जो स्कीम मुझे लगता है आपको लिखनी चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, जहां पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है, उस पर टारगेट करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें हम सॉइल की हेल्थ, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बोलेंगे। और दूसरा है कि इसमें वाटर कंजर्वेशन, ये भी टारगेट होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको हम अलाइन कर सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। ये 3 स्कीम इन्होंने बहुत ही हाईलाइट करे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड सॉइल हेल्थ कार्ड। इवन बाम्बू मिशन भी हम प्रमोट करें, इसमें 2 फायदे हैं कि CO2 सिंक भी बढ़ेगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा, मतलब एक बाम्बू का फॉरेस्ट बढ़ता है तो। और दूसरा है कि लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज होने वाला है, तो ये बाम्बू मिशन जरूर देखें। उसके बाद मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे भी हम वैल्यू चेन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा पानी यूज करता है। तो उसमें हम माइक्रो इरिगेशन बढ़ा के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पानी लग रहा है ना, वो हम कम कर सकते हैं। तो इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कर सकते हैं। तो इसलिए इंक्रीज काफी अच्छा हम देख रहे हैं यहाँ पे 1000 हेक्टर्स में लास्ट 10-15 साल में हुआ है। उसके बाद देखो, जैसे मैंने बताया 2047 तक हमें इंडिया का एम्बिशन है, डेवलप होना है, बट सस्टेनेबली डेवलप होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबली डेवलप होना है। तो इसमें हमने देखा कि जो टारगेट था एनसीक्यूजी का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, या डेवलप कंट्रीज हो जाते हैं, बट जब आप अनसस्टेनेबली डेवलप होते हैं तो वहां पे बहुत दिक्कत आती है। तो उन्होंने यहीं पे वो टारगेट किया है कि हमारा एडॉप्शन पे हम जो खर्चा है वो अराउंड 3.7 से लेके 5.6 तक हमने इंक्रीज किया है जीडीपी के। मतलब जो डेवलपमेंट हम करेंगे, बट उससे जो क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट होगी वो कम करने के लिए हमने 5.6 तक, जीडीपी के 5.6% हमने इन्वेस्ट करना है कुछ लास्ट साल में। उसके अलावा देखो, बाकी आईएनडीसी के रिलेटेड मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस लेक्चर को देखो उसी प्लेलिस्ट में जाके, जहां पे मैंने बाकू मीटिंग में बहुत डिटेल बताया है कि क्या इसमें बोला गया था, और बाकी फाइनेंस रिलेटेड गोल्स क्या है, वो वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। इवन इंडिया का लो इमिशन पाथवे क्या है, लो कार्बन इमिशन ट्रांजिशन कैसे होने वाला है, उसका भी पेपर हमने वहां पे लॉन्च किया है बाय अवर मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने लॉन्च किया, तो वो जरूर एक बार देख लेना। उसके बाद देखो, इसी बजट के पेपर में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपको शायद पता होगा, कि जहां पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट मतलब अर्बन एरियाज में हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलप, क्योंकि इंडिया का अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो प्रोवाइडेड वो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बट वो अर्बन हीट आइलैंड ना बने, वो एक सस्टेनेबल सिटी बने, एक हैबिटेट अच्छा बने, जहां पे स्लम्स ना हो, पोल्यूशन ना हो, एयर और वाटर सेफ सबको प्रोवाइड हो। तो हमारा एक बहुत पुराना प्रोग्राम है, जो यूएनएफटीपीसी के टारगेट इंडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एनएपीसीसी लॉन्च किया था 2008 में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने 8 टॉपिक्स पे, मेजर टॉपिक्स पे टारगेट किया था, जैसे सोलार बढ़ाएंगे, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाएंगे, सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब सिटी, ऐसी सिटी बनाएगी जो सस्टेनेबल सिटी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली सिटी है, वाटर, ग्रीन इंडिया, हिमालय के रिलेटेड नॉलेज एंड एग्रीकल्चर, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट किया। तब 8 मिशन थे, अब 9 मिशन है, जिसमें बायोफ्यूल भी हमने टारगेट किया है, तो टोटल 9 मिशन आते हैं।
उसको ज़रूर याद रखें। और इसमें फिर उन्होंने टारगेट किया कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, है ना? ये जो लॉन्च हुआ था 9 मिशन ऑफ एनएपीसीसी के अंडर, उसमें हम लो कार्बन अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज बढ़ा रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, इस पे भी हम टारगेट करें। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने भी कुछ फ्रेमवर्क वगैरह मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं, वो आप ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है? कि डिजास्टर रेजिलिएंट अर्बन हैबिटेट्स हम कैसे प्रोवाइड करने वाले एक्सेट्रा। तो मतलब मिशन कहीं न कहीं न्यूज़ में, ये मिशन के बारे में आपको एक बार रिवाइज़ करना चाहिए, जो शायद प्रीलिम में हाइलाइट हो सकता है। मतलब द स्कीम इन न्यूज़ और इनिशिएटिव इन न्यूज़, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखो और एक चीज़ हमारी बजट में देखी हमने, टॉपिक 10 वही क्लाइमेट चेंज, और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि लॉन्च जो हमने किया था 2021 में रिवर सिटीज़ अलायंस, कि रिवर्स पे हमारे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, रिवर पे जो सिटी बन रही है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ना हो। ऐसा हमने एक इनिशिएटिव चलाया था इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। लगभग इसमें 145 सिटीज़ में हम ये डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। अब इसका हमने ग्लोबल लेवल पे भी लॉन्च किया। जैसे तो ये पहले लोकल था, मतलब हम इंडिया में ये चला रहे थे रिवर सिटीज़ अलायंस, बट अब इसको हम ग्लोबल लेके गए थे। बट वैसे ये ग्लोबल लास्ट ईयर हम लेके गए थे 2023 में दुबई में। तो जो दुबई में यूएनएफसीसीसी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, आप जानते हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये कांसेप्ट रखी थी कि हमने गंगा के आस-पास जितनी भी सिटीज़ है, उनको बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। और इसको हमने इनिशिएटिव को नाम दिया रिवर सिटीज़ अलायंस। तो ऐसा वर्ल्ड लेवल पे क्यों ना करें? तो इसी के साथ कोलैबोरेशन फिर मिसिसिपी रिवर, जो यूएस की रिवर है, उन्होंने भी कोलैबोरेशन किया कि हम भी एक-दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे। कोई और देश होंगे जिनके रिवर सिटीज़ पे बहुत अच्छी कुछ टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज़ अगर चल रही है, वो एक-दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया था रिवर सिटीज़ अलायंस? वर्ल्ड लेवल पे, तो कॉप 28 यूएई हुआ था, ठीक है? तो इस मीटिंग के डिटेल मैंने दिया है, आप बाद में उसको चेक कर सकते हो। बट यू कैन सी दिस, इट वाज़ लॉन्च इन कॉप 28 दुबई मीटिंग 2022 में, 2022 में। जिसको देखो नेशनल मिशन क्लीन गंगा, इसका इसने लीड किया था, बिकॉज़ ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारा एनएमसीजी अंडर द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स तो है ही इसमें। और इसमें हमने देखो लगभग और 11 कंट्रीज़, 275 ग्लोबल रिवर सिटीज़ भी लेके आए, और उसमें कुछ 11 कंट्रीज़ भी एक्स्ट्रा रहेगी, जिसमें हम देखो नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, रिवर सिटी ट्विनिंग कर रहे हैं, मतलब एक के जैसे दूसरे को इंप्लीमेंट कर रहा है, डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। बट याद रखिए ये इंडिया का प्रोग्राम है, जो हमने ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया कॉप 28 दुबई मीटिंग में, और इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। एंड इसका जो वन ऑफ द इनिशिएटिव लीडर जो है वो एनएमसीजी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इस पे शायद कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बजट में न्यूज़ में है। उसके अलावा देखो एक मिष्टी नाम से स्कीम, जो मैंने बताया आपको 23-24 के बजट में भी इन्होंने हाइलाइट किया था, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था मिष्टी नाम से। मिष्टी मतलब क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। कि मैंग्रोव को आप बढ़ाओ, कोस्टल इकोसिस्टम में जितना मैंग्रोव बढ़ाओगे, वो आपको फायदा क्या देंगे कि वो तो खुद एक इकोटोन रीजन है, इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसी के साथ वो साइक्लोन, टाइफून्स, टाइडल वेव्स, कोस्टल इन्वेजन जो है, उसको रोक पाते हैं। उसको सेफ्टी हेज, उसके अगेंस्ट सेफ्टी हेज प्रोवाइड करते हैं। तो जितना मैंग्रोव बढ़ेगा, उतनी इकोसिस्टम भी, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, वहाँ की बायोडायवर्सिटी अच्छी होगी, वहाँ पे वाटर वगैरह भी क्लीन रहेगा, लोगों को वहाँ से जो लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है, उपजीविका साधन है, वो भी मिलेगा, मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो वो बेनिफिट्स आपको अगर लेने हैं, तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम जो लॉन्च किया था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ऐसा इन्होंने दिया है यहाँ पे। कि अभी तक हमने देखो एप्रोक्सिमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस द 9 स्टेट, हमारे टोटल 9 स्टेट लगते हैं, और 4 यूटी लगते हैं कोस्ट, इंडिया के कोस्ट को। वी हैव मोर दैन 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इतना जनरेट करने से हम देखो मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन कोस्टल रीजन को, एंड आगे चल के 22 मिलियन मैन डेज़ भी इसमें क्रिएट हो गए। एस्टिमेटेड कार्बन सिंक जो है वो 4.5 मिलियन टन्स का कार्बन सिंक भी इसमें बनेगा। इवन टूरिज्म, लाइवलीहुड पोटेंशियल यहाँ पे लोकल कम्युनिटी का जनरेट होगा। तो ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट याद रखें ये लास्ट बजट 2023 और 2024 में लॉन्च की थी, और इस साल भी इसमें मोर फंडिंग्स एंड मोर एम्बिशंस ऐड किए गए हैं। तो याद रखिए जो लॉन्च हुआ था वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल से लॉन्च हुआ था। तो इसको ज़रूर देख लेना आप। उसके अलावा एडॉप्शन एक्शन टॉपिक नंबर सेम है, एडॉप्शन एक्शन फॉर वाटर मैनेजमेंट। यू नो दैट वाटर कंजर्वेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की समस्या, वाटर स्ट्रेस रीजन इंडिया का आप जानते हो, मोर देन 60% एरिया पानी के कुछ ना कुछ इश्यूज से फेस कर रहा है। तो इसके अंडर उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान इनिशिएटेड इन 2019, है ना, वो अब इंडिया में काफी अच्छा काम कर रहा है।
कैच द रेन कैंपेन हमने 2024 में चलाया था। नारी शक्ति से जल शक्ति ये नवंबर 2024 में हमने चलाया। नारी शक्ति से जल शक्ति क्योंकि वुमेन्स डिग्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान में बहुत दूर तक वुमेन्स को दूर तक वाटर इतने धूप में लेके मतलब लेने जाना पड़ता है, उसमें हेल्थ उनकी खराब होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो नारी शक्ति से जल शक्ति मतलब इसमें क्या है कि हम वाटर कंजर्वेशन को वुमेन्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वुमेन्स रोल इन वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें एजुकेशन प्रोवाइड करके वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अलग-अलग मेथड्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर बॉडी मैपिंग है, अफॉरेस्टेशन है, अवेयरनेस जनरेशन, ये इसमें किया जाएगा। तो ज़रूर याद रखें, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति। इवन नेशनल एक्वीफायर मैपिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड अक्रॉस 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये भी यहाँ पे उन्होंने हाइलाइट किया है। तो इसी को ज़रूर देखें, वाटर कंज़र्वेशन इंडिया में क्या होगा। इसके अलावा देखो, हमने एक नया भू-नीर पोर्टल सितंबर 2024 में लॉन्च किया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंडर, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये अथॉरिटी आती है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या किसके अंडर ये मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो किस एक्ट के अंडर आती है। तो देख लेना कि भू नीर पोर्टल हमने लॉन्च किया, जहां पे मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ग्राउंड वाटर यूजेस, ये सब हमने लॉन्च किया इसमें। तो याद रखें, भू नीर पोर्टल अंडर विच अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। एंड फ्लड वॉच इंडिया ऐप वर्जन 2.0 भी हमने इसी सेम मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इंडिया में फ्लड के डेटाज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फ्लड के वार्निंग प्लस फ्लड के एडप्शन, फ्लड को कैसे मिटिगेट करना, इस बारे में बताने वाले मतलब कौन है, सेंट्रल वाटर कमीशन, फ्लड रिलेटेड। तो उन्होंने एक फ्लड वॉच इंडिया ऐप लॉन्च किया है, उसको जरूर देखें। इसमें हमने लगभग 592 फ्लड मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं। नेक्स्ट है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, लॉन्च इन गुजरात इन सितंबर 2024। ये आपको केस स्टडीज मेंस एग्जाम में बहुत काम में आएगी। ऐसी केस स्टडीज आप प्लीज लिखा करो। बजट में से जितने केस स्टडीज लिखोगे उतना आपका प्रोडक्टिव आंसर बन जाता है और उतने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एवरेज मार्क्स से भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए यही केस स्टडीज होती है। तो इनको साइड में कहीं ना कहीं लिख के रखे कि फ्लड का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट या वाटर कंजर्वेशन का, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं क्या लिखूंगा, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो देखो, तो यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, ये गुजरात में फोकस किया उन्होंने और उसमें देखो काफी अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने अचीव करके दिखाया है। एंड लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी भी लॉन्च मतलब इन्होंने अचीव करके दिखाया है। तो गुजरात का एक एग्जांपल दे सकते हो, जल संचय जन भागीदारी। उसके बाद है देखो, स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स एस्टैब्लिश अंडर द इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाराणसी। तो वाराणसी में देखो, तो इंडिया डेनमार्क है ना, इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये हमने कोलैबोरेशन किया, जहां पे स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर ये एस्टैब्लिश हुआ था। स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर बाय इंडिया एंड डेनमार्क। नोट डाउन दिस, आप स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। एम्स टू रिजुविनेट द वरुणा रिवर थ्रू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो देख लेना, यहाँ पे एक वरुणा नाम से रिवर है और वो हमने देख पा रहे हो कि वाराणसी में इसको हमने लॉन्च किया, वाराणसी में। तो लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, द स्मार्ट लाइब्रेरी ऑन क्लीन रिवर्स, इंडिया एंड डेनमार्क के इनिशिएटिव, मतलब हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर इसमें दिखाना चाहते हैं तो यहां से दिखा सकते हैं। इवन और एक प्रोग्राम है देखो, मावरा मल्टीपर्पज रिजर्वायर प्रोजेक्ट इन मेघालय। तो मेघालय में आप जानते हो कि बहुत रेनफॉल होता है, इंडिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, बट समर में दे ऑल्सो फेस द वाटर इश्यूज। व्हाई? बिकॉज हिली टोपोग्राफी है, वाटर रन ऑफ हो जाता है, ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे समर में प्रॉब्लम आता है क्योंकि वाटर स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिजुविनेट द स्ट्रीम्स, कि जो प्रोजेक्ट रिसेंटली उन्होंने लॉन्च करके बहुत सक्सेसफुल किया, तो उसका नाम है मावरा मल्टीपर्पज रिजर्वायर प्रोजेक्ट। तो ये जरूर देख लेना, खासे हिल्स में आता है, मेघालय। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि अलग अलग प्रोग्राम है। बाकी फिर जल जीवन मिशन है, वो तो आपको देखना ही है। उसमें फुल कवरेज ऑफ वाटर, या फिर जहां पे ऐसे कौन से स्टेट रहे कि जहां पे हमने टारगेट किया था जल जीवन मिशन में, प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर बाय 2024 इंडिया का टारगेट था। तो बहुत जगह पे तो नहीं हो पाई है कंप्लीट, बट कुछ स्टेट है कि जहां पे फुल कवरेज यहाँ पे हो पाया, मतलब हर घर नल से जल।
और वो भी ऐसा होना चाहिए कि एक्टिव, फंक्शनल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्ड डाला है फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर, सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर। इसमें कौन से स्टेट ने अचीव करके दिखाया? तो उसका लिस्ट है देखो आपके सामने। अरुणाचल ने करके दिखाया, गोवा ने करके दिखाया, हरियाणा है, हिमाचल है, गुजरात है, पंजाब है, तेलंगाना है एंड मिजोरम है। बट बाकी स्टेट में कुछ परसेंट तक बाकी है। डेफिनेटली वहां पे जल्द से जल्द होना चाहिए। आप देखते आने वाले 1-2 साल में क्या होता है। सो दिस इज ऑल एवरीवन। तो प्लीज इसमें जितने भी मैंने हाइलाइट्स बताए हैं उनको नोट करके रखना। बाद में फिर आप इसके नोट्स जो आपको मिल जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड जो भी लेक्चर में आपको फास्ट पॉइंट लगा है उसको आप स्टॉप करके भी देख सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर। सो बाकी सबके लिए वही फिर से एक अनाउंसमेंट रहेगा कि एनरोल कर लेना। 7 डेज फ्री का ट्रायल है। सभी प्लस क्लासेस को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एंड यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव फॉर द एक्टिवेशन, फ्री एक्टिवेशन ऑफ द कोर्सेस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी अनअकैडमी ऐप पे आके अभी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। फ्री क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। इवन वर्ल्ड मैपिंग भी हम कवर करें, वो भी आप जरूर देख लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।